नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। करंट अफेयर्स 2020 की रिवीजन सीरीज में आज ये दूसरा वीडियो है और इस लेक्चर में हम लोग जनवरी के करंट अफेयर्स, क्योंकि अभी हम लोग जनवरी से रिवीजन स्टार्ट किया है हमने पहली सीरीज में, तो जनवरी से लेकर और जब तक आपकी परीक्षाएं हैं पीसीएस 11 अक्टूबर तक, तब तक हम लोग ये सीरीज को लगातार रन करेंगे। कुछ लोग आप में से जो है पीडीएफ के बारे में पूछ रहे थे, तो आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बीईओ एग्ज़ाम जो 16 अगस्त है उसके 15 से 20 दिन पहले जो है संपूर्ण रिवीजन की पीडीएफ जो है करंट अफेयर्स की आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी ई मैगजीन के फॉर्म में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। शुरुआत करते हैं पहली महत्वपूर्ण अपडेट से। 2015 के परमाणु समझौते के किसी भी प्रतिबंध को मानने का ना फैसला किसने लिया है? देश पूछा जा सकता है। ईरान ने 2015 के परमाणु समझौते के किसी भी प्रतिबंध को ना मानने का फैसला किया है। ईरान अब परमाणु संवर्धन की क्षमता, संवर्धन के स्तर, संबंधित सामग्री के भंडार या अनुसंधान और विकास से जुड़ी सीमाओं का पालन नहीं करेगा। उसने अपने आप को इस समझौते से अलग कर लिया है। साथ ही ईरान की संसद ने अमेरिकी सेना को आतंकवादी घोषित करने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी को बगदाद में अमेरिका द्वारा मारे जाने के बाद जो है ये फैसला लिया गया है। अगला फैक्ट देखते हैं। एक ओवर में 6 छक्के मारने वाला विश्व का 7वां बल्लेबाज कौन बन गया? तो इस तरह के 6 करिश्मे पहले भी हो चुके हैं, 7वां किसने किया है? न्यूजीलैंड के बल्लेबाज लियो कार्टर। ये नाम याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लियो कार्टर ने एक ओवर में 6 छक्के जड़ने वाले क्रिकेट के इतिहास में 7वें बल्लेबाज के रूप में बन गए हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड के घरेलू T20 टूर्नामेंट सुपर स्मैश में ये उपलब्धि हासिल की। T20 फॉर्मेट में यह उपलब्धि हासिल करने वाले वे चौथे बल्लेबाज हैं। इस उपलब्धि को हासिल करने वाले अन्य 6 खिलाड़ी कौन हैं? तो सबसे पहले जो है गैरी सोबर्स, रवि शास्त्री, हर्षल गिब्स, युवराज सिंह, रॉस वाइटली और हजरतुल्लाह जजई। ये सभी जो है पहले 6 बल्लेबाज थे। युवराज सिंह ने 2007 में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था, इसमें इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड के ओवर पे 6 छक्के जो है लगातार लगाए थे। अगला अपडेट देखते हैं। आरोग्य श्री योजना आंध्र प्रदेश की है योजना। सबसे पहले जब किसी योजना की बात करते हैं, जो पूरे देश की योजना नहीं होती है, अगर स्टेट की योजना है तो उसका स्टेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आरोग्य श्री योजना किससे संबंधित है? आंध्र प्रदेश से संबंधित है। आंध्र प्रदेश ने निर्धन लोगों को निःशुल्क चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए डॉक्टर YSR आरोग्यश्री योजना को लॉन्च किया है। ये इसका पूरा नाम है। इस योजना का लाभ उन लोगों को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय 5 लाख रुपए तक है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को QR कोड युक्त कार्ड दिए जाएंगे। इस योजना में कई सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों को भी शामिल किया गया है। अगला अपडेट देखते हैं। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 में बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा का खिताब किसे प्राप्त हुआ है? तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 में बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा का खिताब 1917, ये फिल्म का नाम है, 1917 को दिया गया है। ये फिल्म प्रथम विश्व युद्ध में 2 ब्रिटिश सैनिकों पर आधारित है। इस फिल्म का निर्देशन सैम मेंडेस के द्वारा किया गया है। उन्होंने इस अवार्ड में बेस्ट डायरेक्टर का खिताब जीता है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 की घोषणा अमेरिका के कैलिफोर्निया के बेवरली हिल्स में की गई और जोकर फिल्म में बेहतरीन अभिनय के लिए वाकिन फिनिक्स को गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 में बेस्ट एक्शन इन मोशन पिक्चर ड्रामा का खिताब प्रदान किया गया। इसके बाद इसमें कई सारे अवार्ड दिए जाते हैं, आप जानते हैं। तो अमेरिकी अभिनेत्री रेनी जेलवेजर ने गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 में बेस्ट एक्टर इन मोशन पिक्चर ड्रामा का खिताब जीता। उन्होंने जूडी नामक जीवन कथा फिल्म में जूरी गॉरलैंड की भूमिका निभाई है। म्यूजिकल अथवा कॉमेडी बेस्ट मोशन पिक्चर वंस अपॉन ए टाइम इन हॉलीवुड को मिला है। ये पिक्चर का नाम है। इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं टैरोन एगर्टोन फिल्म रॉकेटमैन के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो कि म्यूजिकल और कॉमेडी वाले सेक्शन में है अक्वाफिना द फेयरवेल के लिए, सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म का पुरस्कार पैरासाइट को मिला है जो कि दक्षिण कोरिया की फिल्म है। तो यहाँ पर एक चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा कि जो ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं, ये जो है म्यूजिकल और कॉमेडी बेस्ट मोशन पिक्चर के सेक्शन में हैं।
अगला अपडेट देखते हैं आर्या। आर्या क्या है? अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग ऑफ यूथ इन एग्रीकल्चर, जिसका अर्थ है युवाओं को कृषि के लिए आकर्षित करना तथा उन्हें कृषि में बनाए रखना। बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के साथ साथ योग विज्ञान बैठक तथा किसान विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया। इस किसान विज्ञान कांग्रेस का पहली बार आयोजन किया गया था। तो इसका स्थल भी पूछा जा सकता है कि ये जो है कहाँ पर किया गया, ये बेंगलुरु में किया गया। इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा किया गया। महानिदेशक त्रिलोचन महापात्र के द्वारा कहा गया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद किसानों के लिए नव प्रवर्तन कोष की स्थापना करेगी। अगला अपडेट क्या है? भालू की एक प्रजाति कोआला की आधी आबादी खत्म। कोआला आपने देखा होगा, अक्सर जो है डिस्कवरी और अन्य चैनल्स पे इसके बारे में डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाती है। तो ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग से पेड़ों पर रहने वाले भालू की एक प्रजाति कोआला की आधी आबादी खत्म होने का अनुमान लगाया गया है। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के द्वीप पर लगी आग से 50% कोआला मारे जा चुके हैं और आग लगने से पहले इस द्वीप पर करीब 50,000 कोआला थे। तो ये पूछा जा सकता है कि इनकी जो है जो मैक्सिमम आबादी है कहाँ पर रहती है, तो ये दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया आपको बताना है। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में काफ़ी दिनों से आग लगी हुई थी और इसमें करीब 50 करोड़ वन्यजीव मारे गए हैं। दिसंबर माह में जंगलों में आग लगने के कारण यहाँ आपातकाल भी लगाया गया था। अगला अपडेट देखते हैं, यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019। ये 2019 का सूचकांक है जो जनवरी 2020 में जारी किया गया है। भारत का यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019 में स्थान कौन सा है? 34वां। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, ये सबसे पहला बिंदु है कि आपको याद रखना है कि 2019 वाले सूचकांक में जो है 34वां स्थान है और 2017 में भारत जो है 40वें स्थान पे था। ये रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की जाती है। ये भी पूछा जाता है, रिपोर्ट्स या इंडेक्स जो भी होती हैं किसके द्वारा जारी की जाती हैं, ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है। भारत सरकार द्वारा पर्वतारोहण के लिए 120 नई चोटियों को खोला गया। ई वीज़ा शुल्क और होटल के कमरे की बुकिंग पर जीएसटी दरों को घटाकर आंतरिक पर्यटन को बढ़ावा दिया गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम स्विट्जरलैंड में स्थित एक गैर लाभकारी संस्था है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में है। इसका मिशन विश्व के व्यवसाय, राजनीति, शैक्षिक एवं अन्य क्षेत्रों में अग्रणी लोगों के साथ लाकर वैश्विक, क्षेत्रीय और औद्योगिक दिशा तय करना है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सीईओ कौन है इस समय? क्लॉस एम स्वाब हैं। अगला अपडेट देखते हैं, महिला विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन। ये कहाँ पर हुआ? जगह इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेंगलुरु में हुआ। महिला विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस के दौरान किया गया। रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन के वैज्ञानिक डॉक्टर टेसी थॉमस महिला विज्ञान कांग्रेस की मुख्य अतिथि थीं। डॉक्टर टेसी थॉमस भारत के किसी मिसाइल प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने वाली पहली महिला हैं। वे अग्नि 4 मिसाइल की प्रोजेक्ट डायरेक्टर रह चुकी हैं। नेक्स्ट अपडेट, सोलर पार्क के निर्माण के लिए $75 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट जारी। तो ये किसने जारी किया है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। भारत ने क्यूबा को सोलर पार्क के निर्माण के लिए $75 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट जारी की है। इसके लिए भारत के एग्जिम बैंक क्या होता है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक जो है इंडिया की, और क्यूबा गवर्नमेंट की एजेंसी बैंकों एक्सटेरियर डी क्यूबा के बीच एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस राशि से क्यूबा में अगले 5 वर्षों में 75 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क स्थापित किए जाएंगे। क्यूबा रिपब्लिक जो है, ये क्यूबा गणतंत्र कैरेबियाई सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। हवाना क्यूबा की राजधानी है और सबसे बड़ा शहर भी है। क्यूबा की मुद्रा क्या है? क्यूबन पेसो है और कन्वर्टेबल पेसो है। अगला अपडेट देखते हैं, नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बाहर। ये कहाँ पर हुआ? भारत और ओमान के बीच नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बाहर का आयोजन हुआ। इस अभ्यास में ओमान की नौसेना के RNOV अल रसिक और RNOV सखाब गोवा में पहुंचे हैं, यानी ये गोवा में अभ्यास किया गया। इस अभ्यास में भारत की ओर से सुभद्रा और व्यास नामक पोतों ने हिस्सा लिया। इस नौसैनिक अभ्यास का आयोजन 1993 से किया जा रहा है। ओमान हॉर्मुज जल संधि के निकट स्थित है, जहां से भारत के
1/5 तेल का आयात किया जाता है। पश्चिम एशिया में ओमान भारत का सबसे पुराना रक्षा साझेदारों में से एक है। एंटी पायरेसी अभियान में यह भारत का एक सहयोगी देश है। ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट है, और यहाँ की मुद्रा क्या है? रियाल है। अगला अपडेट क्या है? 31वां अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया। कहाँ पर किया गया? जगह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गुजरात के अहमदाबाद में साबर नदी के किनारे 31वें अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया। ये पतंग महोत्सव 14 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित किया गया। नेक्स्ट अपडेट, जल जीवन हरियाली मिशन। तो ये किस राज्य का मिशन है, किस राज्य की योजना है? सबसे महत्वपूर्ण इसमें यही है। तो ये बिहार राज्य सरकार की पहल है। इस योजना के तहत जलवायु परिवर्तन तथा जल संरक्षण के बारे में जागरूकता उत्पन्न की जाएगी। नेक्स्ट अपडेट, तमिलनाडु की वीमेन एंटरप्रेन्योर वेलफेयर एसोसिएशन के लिए वित्तीय सहायता को मंजूरी दी गई है। तमिलनाडु बेस्ड अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक इंडियन बैंक ने हाल ही में तमिलनाडु की वुमेन एंटरप्रेन्योर वेलफेयर एसोसिएशन के साथ एक एमओयू पे हस्ताक्षर किया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये एमओयू किसके किसके बीच हुआ है? इंडियन बैंक के बीच और तमिलनाडु की जो संस्था है वुमेन एंटरप्रेन्योर वेलफेयर एसोसिएशन। इस साझेदारी के अनुसार इंडियन बैंक के वेवा में सदस्यों को अपना कारोबार शुरू करने के लिए प्रशिक्षण तथा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इन उद्यमियों को कम दरों पर ऋण की सुविधा प्रदान की जाएगी तथा वीवा WEWA के सदस्यों को इंडस्ट्री यानी इंडियन बैंक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। अगला महत्वपूर्ण अपडेट क्या है? पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन। तो ये आयोजन कहाँ हुआ? सबसे महत्वपूर्ण इसमें यही है। तो पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया गया? भुवनेश्वर में किया गया। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में KIIT विश्वविद्यालय में 22 फरवरी से 1 मार्च तक इसका आयोजन किया गया। भुवनेश्वर को भारत की खेल राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। अगला अपडेट देखते हैं। वर्ष 2020 को गतिशीलता वर्ष के रूप में यानी ईयर ऑफ मोबिलिटी के रूप में मनाया जाएगा। तो सबसे पहले ये घोषणा किस संस्था ने की है? ये घोषणा की है CISF ने। CISF द्वारा 2020 को गतिशीलता के वर्ष यानी ईयर ऑफ मोबिलिटी के रूप में मनाया जाएगा। ये घोषणा CISF के महानिदेशक राजेश रंजन के द्वारा की गई। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF गृह मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में स्थित है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स अर्धसैनिक बल है, जिसका कार्य सरकारी कारखानों एवं अन्य सरकारी उपक्रमों की सुरक्षा करना होता है। ये देश के विभिन्न महत्वपूर्ण संस्थानों की भी सुरक्षा करता है और इस बल का गठन 10 मार्च 1969 को हुआ था। नेक्स्ट अपडेट, जो कुटपई त्यौहार। तो ये त्यौहार कहाँ का है? मिजोरम राज्य का है। मिजोरम राज्य सरकार द्वारा जो कुटपई त्यौहार का आयोजन किया गया। मिजोरम सरकार द्वारा इसका आयोजन 10 राज्यों और पड़ोसी देशों जैसे US, म्यांमार और बांग्लादेश में किया गया। इसका पहला संस्करण 9 जनवरी को त्रिपुरा के वागमुन में शुरू हुआ। इसका उद्देश्य दुनिया के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले विभिन्न मीजो जनजातियों के बीच भाईचारे को एकजुट करना और मजबूत करना है। नेक्स्ट अपडेट, विक्रम साराभाई बाल नवाचार सेंटर। तो इस तरह का प्रश्न जब आता है तो उसमें सीधे सीधे आपसे जगह पूछी जाएगी कि कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। तो विक्रम साराभाई बाल नवाचार सेंटर गुजरात में स्थापित किया जाएगा। इसका उद्देश्य राज्य में बच्चों को नवाचार की पहचान को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट, सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कई देशों ने पहले ही की है। तो रिसेंट अपडेट किसकी है? ये बांग्लादेश की। बांग्लादेश ने तटीय इलाकों में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। बांग्लादेश के एक हाईकोर्ट द्वारा प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए तटीय क्षेत्रों, होटलों और रेस्टोरों में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया गया। विश्व भर में 15 ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने यहाँ सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। ये 15 देश कौन से हैं? एंटीगुआ एंड बारमूडा, चीन, कोलंबिया, रोमानिया, सेनेगल, रवांडा, दक्षिण कोरिया, जिम्बाब्वे, ट्यूनीशिया, सामोआ, बांग्लादेश, कैमरून, अल्बानिया, भारत और जॉर्जिया। ये सभी 15 देश हैं। नेक्स्ट अपडेट, प्रवासी भारतीय दिवस। तो प्रतिवर्ष ये मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को।
इस दिवस के दिन भारत के विकास में विदेशों में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों को योगदान के प्रति सम्मान व्यक्त किया जाता है। और भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश वापस आए थे, तो उसी दिवस की स्मृति में इसको मनाया जाता है और सबसे पहले 2003 में इसको मनाया गया था। प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का संकल्प स्वर्गीय लक्ष्मीमल सिंघवी की देन है, तो ये भी कभी पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है ये। नेक्स्ट अपडेट, नॉर्थ ईस्ट नेचुरल गैस पाइपलाइन ग्रिड, तो ये क्या है, कहाँ से कहाँ तक बन रही है, ये पूछा जा सकता है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने उत्तर पूर्व प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड को मंजूरी दे दी गई है। उत्तर पूर्व प्राकृतिक गैस ग्रिड लगभग 16,560 किलोमीटर में फैलेगा। इसमें कुल खर्चा 9,265 करोड़ का आएगा। इसका कार्य इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। ये परियोजना केंद्र की ऊर्जा गंगा पाइपलाइन प्रोजेक्ट के अंतर्गत शुरू की गई है। अब इसमें कौन कौन से राज्य आ रहे हैं ये भी जानना जरूरी है। तो इस प्रोजेक्ट के तहत 8 राज्य आएंगे, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की राजधानियों को इसमें आपस में जोड़ा जाएगा। ऊर्जा गंगा गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट की शुरुआत अक्टूबर 2016 में की गई थी। ये केंद्रीय योजना है। इसका उद्देश्य देश के पूर्वी क्षेत्रों में खाना पकाने के लिए सभी घरों में पीएनजी यानी पाइप्ड नेचुरल गैस तथा वाहनों के लिए सीएनजी उपलब्ध कराना है। अगला अपडेट, 2020 खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे संस्करण का आयोजन हुआ। कहाँ पर हुआ, स्थान सबसे पहले पूछा जा सकता है, गुवाहाटी असम में। तो आपको याद रखना है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 3rd एपिसोड है ये कहाँ पर आयोजित हुआ, गुवाहाटी में। और इसका आयोजन जो है 10 फरवरी 2020 से 22 फरवरी 2020 के दौरान किया गया। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के दायरे को बड़ा कर दिया है। इन खेलों में अब 2 श्रेणियां हैं, एक तो अंडर 17 है, एक अंडर 21 है। इसकी शुरुआत केंद्रीय खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा देश में खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए किया गया था। इसका उद्देश्य देश में खेले जाने वाले सभी खेलों को बढ़ावा देना तथा भारत को एक मजबूत खेल राज्य के रूप में तैयार करना है। अगला अपडेट, 2022 राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन। तो इसका स्थान महत्वपूर्ण है, कहाँ पर ये किया जाएगा इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो इसका आयोजन जो है बर्मिंघम जो कि यूनाइटेड किंगडम है वहाँ पर किया जा सकता है। यह ऐसा तीसरा मौका है जब इंग्लैंड इस इवेंट का आयोजन करेगा। इन खेलों का आयोजन 27 जुलाई से 7 अगस्त के बीच में प्रस्तावित है, लेकिन अभी कोरोना संकट काल चल रहा है इसलिए ज़रूरी नहीं है कि ये हो पाए, तो इनकी डेट जो है फ्लक्चुएट हो सकती है, इसलिए अभी डेट पर आपको जो है बहुत ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। केवल आपको याद रखना है कि बर्मिंघम यूके में जो है इसका आयोजन होगा। नेक्स्ट अपडेट, ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट जिसको टेस कहा जाता है। टेस है क्या, ये नासा अंतरिक्ष एजेंसी जो अमेरिका की है इसका एक टेलीस्कोप है। नासा के टेस यानी ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट उपग्रह द्वारा TOI 700D नामक एक नए ग्रह की खोज की गई है। ये ग्रह पृथ्वी से 101 प्रकाश वर्ष दूर बताया जा रहा है, जहाँ पर जीवन की जो है संभावना व्यक्त की जा रही है। अगला अपडेट क्या है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR द्वारा किसान नवोन्मेष कोष की स्थापना की जाएगी और ये कहाँ पर की जाएगी, नई दिल्ली में की जाएगी। इस कोष की स्थापना अगले वित्त वर्ष तक की जाएगी। ये घोषणा किसान विज्ञान कांग्रेस के द्वारा की गई। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी, 15 जुलाई 1929 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक कौन है, डॉक्टर त्रिलोचन महापात्र हैं और केंद्रीय कृषि मंत्री ICAR के पदेन अध्यक्ष होते हैं। इसका जो आदर्श वाक्य है वो क्या है, मानवीय संवेदना के साथ कृषि अनुसंधान। नेक्स्ट अपडेट, IRDAI के द्वारा लॉन्च की गई अनिवार्य मानक व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी। तो IRDAI क्या है, इसका हिंदी में नाम है भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, जिसको इंग्लिश में कहेंगे इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI। ये जो है भारत में जितनी भी जो है
बीमा क्षेत्र की कंपनियां हैं उनका जो है पूरा रेगुलेशन करती है। तो IRDAI ने हाल ही में सभी बीमा कंपनियों को एक नए मानक व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी उपलब्ध कराने के लिए कहा है। इस पॉलिसी का नाम रखना है आरोग्य संजीवनी पॉलिसी। इस पॉलिसी को 1 अप्रैल 2020 से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे। इस पॉलिसी का लाभ 18 से 65 वर्ष तक के लोग ले सकते हैं और इस पॉलिसी के अंतर्गत 1 लाख से 5 लाख रुपए तक का बीमा करवाया जा सकता है। नेक्स्ट, सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 का दूसरा चरण है। कब से लॉन्च होगा ये? तो ये जो है दिसंबर 2019 से शुरू हुआ था और ये योजना जो है किससे संबंधित है? टीकाकरण से, यानी वैक्सीनेशन से संबंधित है। मिशन इंद्रधनुष एक सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम है। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम यानी UPI, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। इसे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 2014 में लॉन्च किया गया था। सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 का क्रियान्वयन दिसंबर 2019 से मार्च 2020 के बीच में किया गया। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं तथा उन बच्चों का टीकाकरण किया गया जो अभी तक टीकाकरण से अछूते थे। नेक्स्ट अपडेट, पहला हिम तेंदुआ सर्वेक्षण किस राज्य ने कराया? यही इसमें महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड राज्य ने अपना पहला हिम तेंदुआ सर्वेक्षण कराने का निर्णय लिया है। हिम तेंदुआ हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु भी है। UK चिल्ड्रन बुक पुरस्कार ये किसको मिला है? तो भारतीय मूल की जसबिंदर बिलान को हाल ही में UK चिल्ड्रन बुक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उनके पहले उपन्यास आशा एंड द स्पिरिट बर्ड के लिए दिया गया है। तो ये उपन्यास का नाम भी महत्वपूर्ण है, आशा एंड द स्पिरिट बर्ड। इस उपन्यास में हिमालय पर्वत के परिप्रेक्ष्य में लेखिका ने अपने बचपन की जीवन गाथा प्रस्तुत की है। मनी ऐप, मनी ऐप किन लोग के लिए है, क्या है ये? तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मनी, जिसका फुल फॉर्म क्या है? मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर एप्लीकेशन, इस ऐप को लॉन्च किया गया है। ये जो है दृष्टि बाधित लोगों के लिए मुद्रा नोट को पहचानने में मदद करने वाला एक ऐप है। इस ऐप में मोबाइल का कैमरा नोट को स्कैन करता है तथा ऑडियो द्वारा व्यक्ति को नोट का मूल्य बता देता है। नेक्स्ट अपडेट, आकाशदीप सम्मान 2019 हिंदी साहित्य के लेखक ज्ञान रंजन को अभी हाल ही में आकाशदीप सम्मान दिया गया है। इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना चाहिए। किसको मिला है? हिंदी साहित्य के लेखक ज्ञान रंजन को। इसके तहत उन्हें 5 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। अगला अपडेट, CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से कृष्णामचारी श्रीकांत और अंजुम चोपड़ा को सम्मानित किया गया है। इन दोनों के बारे में भी जानना जरूरी है। तो कृष्णामचारी श्रीकांत जो है भारत के पूर्व कप्तान हैं और 1983 विश्व कप विजेता टीम के ये सदस्य थे। अंजुम चोपड़ा भारत की पूर्व महिला कप्तान हैं, ये क्रिकेट से संबंधित हैं। नेक्स्ट, 92 ऑस्कर अवार्ड्स के नामांकन में चुने जाने के लिए बेस्ट फीचर फिल्म की श्रेणी में किस फिल्म को शामिल किया गया है? तो ये है द लास्ट कलर। इसको जो है 92 ऑस्कर अवार्ड के नामांकन में चुने जाने के लिए बेस्ट फीचर फिल्म की श्रेणी में शामिल किया गया था। इस फिल्म को विकास खन्ना के द्वारा निर्देशित किया गया और नीना गुप्ता द्वारा इसमें अभिनय किया गया है। ये फिल्म जो है बनारस की विधवाओं पर बनी है। अगला अपडेट, वर्ष 2020 के इंदिरा गांधी पुरस्कार किसको मिला है? तो विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए वैज्ञानिक R रामानुजम को वर्ष 2020 के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। R रामानुजम कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं। इस पुरस्कार की शुरुआत जो है 1986 में भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के द्वारा की गई थी। इसे प्रत्येक 3 वर्ष के बाद दिया जाता है और इस पुरस्कार का उद्देश्य भारत में विज्ञान का प्रसार करना और लोगों में वैज्ञानिक जागृति लाना भी है। नेक्स्ट अपडेट, विकास सबनीस का निधन हो गया। तो जब भी किसी का निधन होता है उससे जो प्रश्न बनता है कि वो किस लिए ख्याति प्राप्त थे, ये पूछा जाता है। तो विकास सबनीस क्या थे? एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट थे। वह प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट RK लक्ष्मण और शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे को अपना आदर्श मानते थे। ठाकरे राजनीतिक व्यंग पर आधारित साप्ताहिक पत्रिका मार्मिक के लिए कार्टून बनाते थे। हालांकि अपनी बढ़ती राजनीति और प्रतिबद्धताओं के कारण उन्हें बाद में जिम्मेदारी सबनीस को सौंप दी थी। तो 12 साल तक वहां काम करने के बाद सबनीस एक मराठी दैनिक अखबार लोकसत्ता से जुड़ गए हैं।
तो ये जो है आपको ध्यान रखना है कि कार्टूनिस्ट से बहुत ही फेमस कार्टूनिस्ट थे ये इंडिया के। अगला अपडेट क्या है, टी.एन. चतुर्वेदी का निधन। तो टी.एन. चतुर्वेदी राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित थे और कर्नाटक के पूर्व राज्यपाल भी थे। उन्हें 1984 से 1989 तक भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद पर भी कार्य किया, यानी वो सीएजी के पद पर भी थे। 1991 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया था। अगला अपडेट, पी.एन. हून का निधन। तो भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल प्रेमनाथ हून का अभी हाल ही में निधन हो गया है। इन्हें सियाचिन का हीरो भी कहा जाता है। तो ये इनकी जो उपाधि है, उपमा है, इसको याद रखिएगा कि इनको सियाचिन का हीरो भी कहा जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल प्रेमनाथ हून की अगुवाई में ही 1984 में ऑपरेशन मेघदूत में मेघदूत चोटी पर तिरंगा फहराया गया था। कमल बहादुर सिंह का निधन। कमल बहादुर सिंह किस क्षेत्र से जुड़े थे, वो भी राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े थे। कमल बहादुर सिंह देश की पहली लोकसभा जो कि 1952 में गठित हुई थी उसके सदस्य थे। कमल बहादुर सिंह बिहार बक्सर से थे और जहां पर इनकी मृत्यु हुई। तो दोस्तों इस तरह से आज के जो है इस सेगमेंट में हमने महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो जनवरी से ही अभी रिलेटेड हैं उसको रिवीजन किया। अभी जनवरी में 1-2 वीडियो और आना बाकी हैं, तो देखते रहिए लगातार इसको, और 1-2 बार रिवाइज करके देखेंगे तो आपको जो है किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये सब जो है फैक्ट अपने आप आपको याद हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद। साथियों, अगर आप आरओ परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप एक गंभीर अभ्यर्थी हैं तो आप हमारे इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसमें कुल 11 फुल टेस्ट आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं और करंट अफेयर्स के 9 टेस्ट। इस तरह से आपको कुल 20 टेस्ट दिए जाते हैं, जिसकी पीडीएफ फाइल आपको मिलती है। ऑनलाइन एग्ज़ाम देने की, ऑनलाइन टेस्ट देने की आपको सुविधा मिलती है, जिससे आप बिल्कुल परीक्षा कक्ष जैसा माहौल महसूस कर सकें। तो आपके सामने हमारे क्रैश कोर्स के टेस्ट सीरीज की एक डेमो पीडीएफ की फ़ाइल आपके सामने खुली है। इसी तरह से आपको जो है सारी पीडीएफ जो मैंने आपको बताया दी जाती है। सभी प्रश्न उनके जो है बाइलिंगुअल उनका ट्रांसलेशन, यानी जो है हिंदी इंग्लिश में प्रश्न होते हैं, लेकिन व्याख्या जो है संपूर्ण उसकी हिंदी में होती है। प्रश्न का उत्तर देने के साथ ही में उसके बारे में जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो भी कंटेंट उस टॉपिक को क्लियर करने के लिए आवश्यक हैं, वो जो है व्याख्या में लिख दी जाती हैं, जो आप देख सकते हैं। इसी प्रकार जो है आपको सभी टेस्ट जो आप देंगे ऑनलाइन उसकी पीडीएफ दी जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि आपको जो है क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में पूरा का पूरा नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है इस क्रैश कोर्स के माध्यम से। तो सबसे पहले आप हमारे इस डेमो टेस्ट की पीडीएफ फाइल को प्राप्त करें। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही पिन कमेंट में दिया हुआ है। अगर आपको कोई असुविधा है, आप उसको नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो आप 9506742546 पर कॉल करके मांग सकते हैं। और अगर आप हमारे क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहें तो आप ज्वाइन आरओ लिखकर इसी नंबर पर व्हाट्सएप से भेज दीजिए। आपको क्रैश कोर्स से जुड़ने से संबंधित समस्त जानकारी रिप्लाई में दे दी जाएगी। कम से कम समय में सेलेक्टेड मटेरियल के साथ, टारगेटेड अध्ययन सामग्री के साथ और अति संभावित प्रश्न श्रृंखला के माध्यम से आरओ परीक्षा की तैयारी के लिए इससे बेहतर विकल्प शायद ही कहीं उपलब्ध है। अतः अपना निर्णय शीघ्र लें और इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम से जुड़ें।